फ्रेंड्स, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर, जैसलमेर पर और रणथंभौर पर अपना अभियान कर अपना अधिकार स्थापित किया। आज हम बात करेंगे उसके चित्तौड़ आक्रमण के बारे में। रणथंभौर की विजय से प्रेरित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आधिपत्य करने का मानस बनाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी नीति का शासक था और राजस्थान की सामरिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि गुजरात जाने के लिए राजस्थान बीच में पड़ता था, इसलिए राजस्थान की सामरिक दृष्टि को देखते हुए और यहाँ के राजपूत राजाओं को देखते हुए वह यह चाहता था कि पूरे राजस्थान के ऊपर उसका आधिपत्य स्थापित हो जाए। इसलिए वह चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कई कारण थे, जिनमें से सबसे पहला प्रमुख कारण यही था कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी शासक था, जिसके कारण वह राजस्थान पर अपना आधिपत्य कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण था, चित्तौड़ का दुर्ग अभेद्य दुर्ग माना जाता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इस सुदृढ़ दुर्ग को, इस अभेद्य दुर्ग को जीतकर अपनी सैन्य शक्ति की धाक स्थापित करना चाहता था। तीसरा कारण था, चित्तौड़ का दुर्ग सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। दिल्ली और गुजरात को मिलाने वाले मार्ग पर पड़ने के कारण चित्तौड़ पर आधिपत्य करना अलाउद्दीन खिलजी को अत्यंत आवश्यक लगा। इसके अतिरिक्त ऐसा माना जाता है कि गुजरात जाती हुई सेना जब चित्तौड़ होकर गुजरना चाह रही थी, तो राणा रतन सिंह ने उस सेना को मेवाड़ के मार्ग से होकर जाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को यह बुरा लगा और अपने इस अपमान का बदला अलाउद्दीन खिलजी लेना चाहता था। कुछ इतिहासकार व कुछ विद्वान यह मानते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए एक कारण चित्तौड़ की रानी पद्मिनी थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, और उसे प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। हालांकि अधिकांश इतिहासकार रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर प्रश्न उठाते हैं और उसके ठोस कारण भी हैं। चित्तौड़ का अभियान 1302 व 3 के मध्य हुआ था और पद्मावत ग्रंथ शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 के आसपास लिखा गया। 1540 और 1302 यानी कि तकरीबन 250 साल बाद ये ग्रंथ लिखा गया, जिस ग्रंथ में यह कहा गया, एक कहानी है जो बड़ी रोचक है। ये कहानी यह है कि सिंघल द्वीप यानी आधुनिक श्रीलंका में राजा थे गंधर्व सेन। उनकी पुत्री थी पद्मिनी, जो कि अपूर्व व अनिंद्य सुंदरी थी, और उसके पास एक हीरामन तोता था। हीरामन तोता वो होता है जो कि मनुष्यों की भांति बातचीत करता है। यह हीरामन तोता राणा रत्न सिंह के पास पहुंचा और राणा रत्न सिंह को उसने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। तो राणा रत्न सिंह ने ये प्रण लिया कि वे पद्मिनी से कैसे विवाह करेंगे, और इसलिए पद्मिनी से विवाह करने के लिए एक योगी बन करके वे सिंघल द्वीप गए और कई वर्षों के पश्चात सिंघल द्वीप पहुँचे। गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री का विवाह रत्न सिंह से कर दिया और कई वर्षों के बाद रत्न सिंह पद्मिनी को लेकर के वापस चित्तौड़ लौटे। प्रश्न ये उठता है कि इतने वर्षों तक शासन किसने किया? गद्दी अगर खाली रहती है तो कोई ना कोई उसका अधिकारी बन जाता है, और इतने वर्षों तक अगर शासक ही गायब रहे तो कोई भी उस पर अधिकार कर सकता है। आगे कथा चलती है कि एक ब्राह्मण विद्वान था राघव चेतन,
वह चित्तौड़ आता है और रानी पद्मिनी की सुंदरता को देखता है। उसकी इस धृष्टता की शिकायत रानी पद्मिनी राणा रत्न सिंह से करती है और रत्न सिंह उसको चित्तौड़ से निष्कासित कर देता है। राघव चेतन यहाँ से निष्कासित होकर सीधे दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और वहाँ जाकर अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी देता है, जिससे प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। 8 वर्ष तक घेरा रखता है, उसमें उसे सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद वह मित्रता का ढोंग रचता है और राणा रत्न सिंह को कहता है कि वह इस शर्त पर दिल्ली लौट जाएगा कि एक बार उसे महारानी पद्मिनी तो नहीं लेकिन उनका प्रतिबिंब दिखा दिया जाए। राणा रत्न सिंह इस बात पर तैयार हो जाते हैं और पद्मिनी का प्रतिबिंब पानी में अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है। राणा रत्न सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए दुर्ग से बाहर जाते हैं, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी कपटतापूर्वक रत्न सिंह को बंदी बना लेता है और उसके एवज में अलाउद्दीन खिलजी की पद्मिनी की मांग करता है। तब पद्मिनी और गोरा बादल 2 वीर ताकतवर सरदार थे। उन तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने कहा कि रानी पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ आने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा चलता है तो किसी भी डोली को खोल के देखा नहीं जाए। तो रानी पद्मिनी के साथ 1600 दासियों के रूप में गोरा बादल और उसके सैनिक चल देते हैं और वहाँ पहुँच करके सुल्तान के कैंप में जाकर के रानी पद्मिनी ये संदेश भिजवाती है कि सुल्तान से मिलने से पहले वह अपने पति से मिलना चाहती है, जिसकी अलाउद्दीन खिलजी उसको स्वीकृति दे देता है। रानी पद्मिनी अपने पति से मिलने जाती है और वहाँ पर उस सभी सैनिकों के माध्यम से चालाकी से रत्न सिंह को छुड़ा करके रानी पद्मिनी और गोरा बादल वापस आ जाते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में पागल हो जाता है और वह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ पर जब वह आक्रमण करता है तो चित्तौड़ की रक्षा करते हुए रत्न सिंह और उसके हजारों राजपूत सैनिक दुर्ग की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं और रानी पद्मिनी हजारों रानियों, उपरानियों और महिलाओं के साथ में जौहर कर लेती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। चित्तौड़ का दुर्ग और चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाता है, लेकिन पद्मिनी प्राप्त नहीं होती है। यह कथा है। किंतु एक शक्तिशाली शासक इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकता। इसकी ऐतिहासिकता में बहुत सारे झोल हैं। 8 वर्ष तक घेरा किया और फिर 6 महीने के अंदर चित्तौड़ को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी को मूर्ख बना करके पद्मिनी उसकी नाक के नीचे से रत्न सिंह को निकाल के ले गई। जिस काल की ये बात है, उस समय राजा गंधर्वसेन नामक कोई भी राजा सिंघल द्वीप में नहीं था। उस समय, जिस समय की बात ये की जा रही है, उस समय सिंघल द्वीप पर या तो शंकरदेव पराक्रमन चौथा या भुवनेक बाहु तृतीय सिंघल द्वीप का शासक था। गंधर्वसेन जैसा कोई शासक सिंघल द्वीप में नहीं था। फिर भी कुछ इतिहासकार यदि इस तथ्य को मानते हैं तो इट मे बी वन ऑफ द रीजन, ये कोई एक कारण हो सकता है। हालांकि इसके बारे में हमें राजपूतों का साहित्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है।
फरिश्ता ने पद्मिनी का उल्लेख किया है, लेकिन फरिश्ता पद्मिनी को उसकी पुत्री बताता है रत्न सिंह की, और ये बताता है कि वो दिल्ली चली गई। और जिस प्रकार से उस समय राजपूतों में पर्दा प्रथा, जौहर, सती प्रथा जैसी प्रथाएं प्रचलित थीं, ऐसे में किसी राजा को, मुख्य रानी को दिखाना समझ में नहीं आता कि जो रानी अपने 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 सुरक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर कर सकती है, वो रानी अपना प्रतिबिंब दिखाने के लिए किस प्रकार से तैयार हो सकती है। तो यह रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता के बारे में शंका है। ऐतिहासिक वो है, ऐतिहासिक थी भी या नहीं, इसको स्वीकार किया जाना थोड़ा सा मुश्किल है, किंतु यह सत्य है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1302-3 में चित्तौड़ अभियान अपना प्रारंभ किया था, और उन्होंने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया, विशाल सेना के साथ में चित्तौड़ के किले का घेरा डाला। चित्तौड़ के शासक रत्न सिंह ने शत्रु दल का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सुल्तान की सेना ने 8 महीने तक किले की चट्टानों को तोड़ने का अथक प्रयास किया, परंतु उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरी ओर राजपूतों को भी पूर्ण विश्वास हो गया कि दुर्ग की रक्षा करना असंभव है, तो उनकी रानियों ने जौहर करके प्राण त्याग दिए, और राजपूत राजाओं ने, राजपूत योद्धाओं ने व रत्न सिंह ने केसरिया बाना पहन करके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। 8 महीने के पश्चात 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और इसके पश्चात चित्तौड़ में चित्तौड़ को लूटने व हिंदुओं का वध करने का आदेश देकर सुल्तान ने अपने पुत्र खिज़्र खां को यहाँ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिज़राबाद रख दिया। चित्तौड़ के आक्रमण के बाद सौंख व मथुरा अभियान की ओर रवाना हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ को जीता, और उसके बाद उसने अपनी सेना सौंखगढ़ मथुरा की ओर रवाना की, और इसका कारण यह बताया जाता है कि अलाउद्दीन की सेना किसी सैनिक अभियान के लिए गोवर्धन से गुजर रही थी, और इस टुकड़ी ने गोवर्धन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। तब महाराजा नाहर सिंह ने सैनिक टुकड़ी भेजकर सभी खिलजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे अलाउद्दीन क्रोधित हुआ और उसने सौंखगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण 1304 ईस्वी में हुआ। उलुग खां ने पहला हमला किया, और तब युद्ध महगावा के समीप हुआ था। यहाँ पर भी अनंगपाल के वंशज कौंतेय जाटों का एक गढ़ था, जिसके अवशेष वर्तमान में भी मिलते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद तुगरिल नामक एक तुर्क गुलाम मारा गया। जाटों ने खिलजी सेना को कुछ महीने तक रोके रखा। अंतिम निर्णायक युद्ध सौंख के समीप हुआ, जिसमें उलुग खान एक विशाल फौज लेकर आया। तब कौंतेय नाहर सिंह तोमर के आह्वान पर जाटों ने किले में बंद होकर दुर्बलता दिखाने के बजाय लड़ते हुए अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान देना उचित समझा। विशाल तुर्कों की फौज और जाटों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजा नाहर सिंह और उसके मंत्री ब्राह्मण चतुर्वेदी सौंख दुर्ग की रक्षा में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सौंख का सेनापति गंज सिंह भी युद्ध में अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ मारा गया। गेंदा सिंह गढ़ गुनसारा खेड़ा का अधिपति था। सेनापति गेंदा सिंह की मृत्यु के बाद तोमर देश बड़ौत के मेहरपाल तोमर ने कुछ समय के लिए युद्ध का संचालन किया, और वह भी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ।
अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रज के मंदिरों को नष्ट किया। ब्रज की सांस्कृतिक यात्रा के लेखक के अनुसार संत घाट पर बने कृष्ण मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा। यह घटना इस युद्ध के समय है। इस विजय का अलाउद्दीन खिलजी का एक फारसी लेख मथुरा में प्राप्त हुआ है। यह 2 पंक्ति का है। इसकी पहली पंक्ति में अलाउद्दीन शाह नाम और उपाधि सिकंदर सानी लिखी हुई और दूसरी पंक्ति में युद्ध के बाद बनी मस्जिद का जिक्र है। इस प्रकार उलुग खान ने अस्सी कुंड घाट के पास मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु के बाद खिलजी साम्राज्य से मथुरा का यह क्षेत्र पुनः जीत लिया गया और इस तरीके से मथुरा सौख अभियान के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने मथुरा पर अपना अधिकार स्थापित किया और यहाँ पर कृष्ण मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा और मध्य भारत पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो के अनुसार रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय ने राजपूताना की अनेक रियासतों पर यह प्रभाव पड़ा कि वे स्वेच्छा से ही खिलजी के अधीन हो गए और प्रतिवर्ष कर भेजना उन्होंने स्वीकार कर लिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ऐतमुल मुल्तानी को 10,000 सैनिकों सहित मालवा और मध्य भारत की विजय के लिए भेजा, जिसमें मालवा के दुर्ग को घेर लिया। मालवा के शासक मलहक देव और उसके साहसी योद्धा महासेनापति हरचंद कोका ने अपनी शक्तिशाली सेना के साथ मुकाबला किया, किंतु नवंबर 1305 में उसकी निर्णायक हार हुई। कोका मारा गया। राय मलहक मांडू भाग गया और एनुल मुल्क ने मांडू के दुर्ग को घेर लिया और देशद्रोही की सहायता के लिए तुर्क सेना किले में प्रवेश कर गई। मलहक देव मारा गया और मांडू पर भी तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद तुर्कों ने उज्जैन, धार और चंदेरी पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय से प्रेरित होकर के जालौर पर आक्रमण किया गया। जालौर पे इस समय कान्हड़ देव शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कान्हड़ देव का जो पुत्र था उसके प्रति, वीरम देव के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा आकर्षित थी, उससे प्रेम करने लगी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी और वीरम देव भागकर वापस जालौर आ गए और यहाँ आकर के उन्होंने अपने राज्य की किलेबंदी प्रारंभ कर दी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने ये लिया कि शायद कान्हड़ देव और वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी का विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ऐसे में जालौर पर 2 बार आक्रमण किया गया। पहली बार 1299 में और उसके बाद 1311 में। 1311 के अंदर कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने कान्हड़ देव को युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर पर अधिकार स्थापित कर लिया। मालवा विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग सिवाना पर अधिकार करने का निश्चय किया, क्योंकि सिवाना सिंध की ओर जाने के रास्ते में पड़ता था। सिवाना पर शीतल देव का शासन था, जो कि एक शक्तिशाली व पराक्रमी शासक था और उसने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। अतः 1308 में एक विशाल सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी सिवाना पहुंचा और उसने दुर्ग पर घेरा डाल दिया।
शीतल देव ने 5 महीने तक शाही सेना का डटकर मुकाबला किया, किंतु अंत में सुल्तान ने छल कपट का सहारा लेते हुए एक गाय का वध कर उसका रक्त जलकुंड में मिला दिया, जिसके कारण किले में जल की कमी हो गई और ऐसे में राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया और राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। शीतल देव भी युद्ध करते हुए मारा गया और अंततोगत्वा सिवाना के दुर्ग पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने तकरीबन पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर और असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित नहीं हुआ था। उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की ओर रुख किया। उसकी दक्षिण भारत के ऊपर विजय को हम अपने अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।